भारत के इतिहास में एक दौर था पता है, जब प्रधानमंत्री यानी पेशवा राजा से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। जी हाँ बिल्कुल। और उन्होंने ही मराठा साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं मराठा पेशवाओं की। और ये टॉपिक यूकेएसएससी, स्टेट पीसीएस, ग्रुप सी और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए मराठा इतिहास के इस सबसे जरूरी चैप्टर को समझते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस कहानी को। हम लोग ना पेशवाओं के दौर की एकदम गहराई में जाएंगे। और हाँ, शुरुआत होगी उन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। देखेंगे कि भाई कैसे पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य की पूरी किस्मत ही पलट दी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी और उनकी लेगेसी आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। सबसे पहले जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर मराठा साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा था। 1713 में बालाजी विश्वनाथ से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद पेशवा का पद सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं रह गया, बल्कि मराठा पावर का सेंटर बन गया। मतलब ये वो लोग थे जो छत्रपति के नाम पर अपने दिमाग से पूरा साम्राज्य चला रहे थे। अच्छा, किसी भी रूलर के दौर को समझना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है उसके टाइम के युद्ध और संधियों को समझ लो। यही तो वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहां से हिस्ट्री बदल जाती है। तो बस हम सबसे पहले उन्हीं ट्रीटीज और लड़ाइयों को देखेंगे जो एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एकदम हाई यील्ड टॉपिक्स। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1719 की दिल्ली संधि। पता है, एक हिस्टोरियन है रिचर्ड टेम्पल, उन्होंने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि पहली बार मुगल बादशाह ने लीगली मतलब कानूनी तौर पर मराठों को दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का राइट दे दिया। अब ये चौथ क्या है? सिंपल है, उपज का 1/4 हिस्सा जो मराठे प्रोटेक्शन के बदले लेते थे। और सरदेशमुखी, वो था 10% एक्स्ट्रा टैक्स, जो ये साबित करता था कि वो उस इलाके के सबसे बड़े हेड हैं। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये मराठा पावर पर मुगलों का ऑफिशियल स्टैम्प था। इसके बाद 2 और संधियां हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, मुंगी शिव गांव की संधि। इसने क्या किया? इसने दक्कन में मराठों के सबसे बड़े दुश्मन निजाम को घुटनों पर ला दिया और मराठा सुप्रीमेसी साबित कर दी। और दूसरी है वारणा की संधि। इसने मराठों के आपसी झगड़े, मतलब जो सिविल वॉर चल रहा था, उसे खत्म किया। शाहू और संभाजी द्वितीय के बीच पावर की लड़ाई खत्म हुई और अब मराठा पावर एक होकर बाहर के दुश्मनों पर फोकस कर सकती थी। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी सफलताओं के पीछे था कौन? चलिए अब मिलते हैं कहानी के पहले हीरो से, पहले शक्तिशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और हाँ, इन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। तो इन्हें दूसरा संस्थापक क्यों कहते हैं? सोचिए, शिवाजी महाराज के बाद और औरंगजेब की मौत के बाद मराठा साम्राज्य ना बिखर सा रहा था। बालाजी विश्वनाथ ने ही अपनी डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल से इस बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से जोड़ा। और सबसे बड़ा काम क्या किया? उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर पेशवा के पद को इतना पावरफुल बना दिया कि उनके बाद उनकी फैमिली में ही रहा, मतलब हेरिडिटरी हो गया। और उनका पेशवा बनने का सफर भी किसी शतरंज की चाल से कम नहीं था। जब शाहू जी मुगल कैद से छूटकर वापस आए तो उन्होंने एकदम सही आदमी का साथ दिया, शाहू जी की मदद की और पहले सेना करते का पद हासिल किया, मतलब सेना का ऑर्गेनाइजर। और फिर अपने काम से शाहू जी का ऐसा भरोसा जीता कि 1713 में वो बन गए मराठा साम्राज्य के पेशवा। ये दिखाता है कि लॉयल्टी और विजन क्या चीज होती है। देखिए, अगर पिता ने साम्राज्य की नींव मजबूत की तो बेटे ने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी कर दी। अब बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम की, जिन्हें इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। यही वो शख्स थे जो मराठा पावर को उसके एब्सोल्यूट पीक पर ले गए। बाजीराव की पूरी स्ट्रैटेजी ना बस इस एक लाइन में छिपी है। उस वक्त मुगल साम्राज्य एक सूखे पेड़ जैसा था। बाहर से तो बहुत बड़ा दिखता था, पर अंदर से खोखला हो चुका था। तो बाजीराव ने कहा कि भाई, छोटी मोटी रियासतों यानी टहनियों से लड़कर टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधा दिल्ली यानी पेड़ के तने पर हमला करो और सारी शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। उनका गोल एकदम क्लियर था। पहला, मुगलों की कमजोरी का पूरा फायदा उठाओ, और दूसरा, हिंदू पद पातशाही के आइडिया को हकीकत में बदलो। मतलब मुगलों की जगह एक पैन इंडिया हिंदू साम्राज्य बनाना। और वो इतने कामयाब रहे कि खुद छत्रपति शाहू जी ने कहा था, योग्य पिता की योग्य संतान। लेकिन दक्कन में बाजीराव का एक बहुत बड़ा राइवल था,
हैदराबाद का निजामुल मुल्क, वो भी उतना ही चालाक और एम्बिशियस था। तो जाहिर है दक्कन पर कंट्रोल के लिए इन दो सुपर पावर्स के बीच टकराव तो होना ही था, और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना मराठा सुप्रीमेसी के लिए बहुत बहुत जरूरी था। और ये टकराव हुआ 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में। यहाँ बाजीराव का मिलिट्री जीनियस देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी बिजली की रफ्तार वाली घुड़सवार सेना का ऐसा इस्तेमाल किया कि निजाम की आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी सप्लाई लाइन ही काट दी। नतीजा, निजाम की बुरी तरह हार हुई और उसे मुंगी शिवगांव की बेइज्जती वाली संधि साइन करनी पड़ी। बाजीराव सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है बुंदेलखंड में। जब वहां के राजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ मदद मांगी तो बाजीराव ने न सिर्फ मुगल सेना को हराया बल्कि छत्रसाल का दिल भी जीत लिया। छत्रसाल इतने खुश हुए कि उन्होंने झांसी जैसे इंपॉर्टेंट इलाके बाजीराव को पर्सनल जागीर में दे दिए। सोचिए, दोस्ती से एम्पायर एक्सपेंशन, कमाल है। और अब जरा बाजीराव की हिम्मत देखिए। 1737 में वो सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पहुंच गए। मकसद दिल्ली जीतना नहीं था, मकसद था मुगल बादशाह को एक मैसेज देना कि अब तुम अपनी राजधानी में भी सेफ नहीं हो। इस एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि असली पावर अब किसके हाथ में है। अपने 20 साल के रूल में बाजीराव ने एक भी लड़ाई नहीं हारी, एक भी नहीं। उन्होंने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड जैसे बड़े और अमीर इलाकों को मराठा कंट्रोल में ला दिया। सच कहें तो उन्होंने एक राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया था, जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर साउथ तक सुनाई देती थी। तो काफी कुछ कवर हो गया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक फटाफट वाला रिवीजन। ये स्लाइड लास्ट मिनट रिव्यू के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें वो सारे की पॉइंट्स हैं जो बस याद रखने ही हैं। इन फैक्ट्स को ना एक कहानी की तरह याद रखिए। कहानी शुरू होती है द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ से। उन्होंने 1719 में दिल्ली संधि के साथ मराठों का मैग्ना कार्टा हासिल किया। फिर आए उनके बेटे लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनकी सबसे बड़ी जीत हुई 1728 में पालखेड़ में, और जिनका सपना था हिंदू पद पादशाही। है ना आसान? तो इन दोनों पेशवाओं ने मिलकर एक साम्राज्य की नींव रखी और उसे आसमान तक पहुंचाया। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बाजीराव प्रथम एक ऐसा जनरल जो अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारा, उसे इतिहास की किताबों में वो जगह क्यों नहीं मिली जो दूसरे बड़े बड़े विजेताओं को मिली है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतिहास लिखा कैसे जाता है और याद कैसे रखा जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।